हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है तरंगे से रिलेटेड है। तरंगे से रिलेटेड कुछ तथ्यों के बारे में हम समझेंगे। तरंगे से रिलेटेड जितने भी पैरामीटर्स है उनको आज हम समझेंगे। तो पहला मेरा जो है वेव वेलोसिटी है। वेव वेलोसिटी का हिंदी नाम है तरंग वेग। अब तरंग वेग क्या होता है? तो किसी तरंग के द्वारा 1 सेकेंड में चली गई दूरी को उस तरंग का क्या कहेंगे? हम उस तरंग का कहेंगे वेग। तो मान लिया कोई तरंग है, यह x मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो कितने टाइम में किया इसने? t सेकेंड में तय किया। तो v इसका जो वेग होगा, तरंग का वेग v बराबर हो जाएगा x/t, तो मीटर बाय सेकेंड। इस टाइप से हो जाएगा इसका तरंग का वेग। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति। तो फ्रीक्वेंसी किसे कहेंगे हम? तो किसी माध्यम में कण द्वारा 1 सेकेंड में हुए दोलनों की संख्या है। यह एक क्या है कि किसी माध्यम में कोई कण जब 1 सेकेंड में कितने दोलन कंप्लीट करेगा, तो उन दोलनों की संख्या को ही हम क्या बोलते हैं? उसकी तरंग की फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। उन दोलनों की संख्या को उस तरंग की आवृत्ति कहते हैं। अब इसकी जो इकाई होती है, इसकी इकाई होती है सेकेंड इनवर्स या हर्ट्ज होती है। और हम इसे या तो न्यू से या स्मॉल v से या फिर स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। अब ये जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो टाइम पीरियड की विक्रमानुपाती होती है। तो अगर t इक्वल टू मैं लिखूँ 1/f, तो यहाँ से f की वैल्यू आ जाएगी 1/t। तो इस प्रकार से इसका जो हो जाएगा यूनिट सेकेंड इनवर्स या हर्ट्ज हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीट इन 1 सेकेंड। नेक्स्ट है वेवलेंथ। वेवलेंथ से पहले हम समझेंगे टाइम पीरियड को। आवर्तकाल। अब ये आवर्तकाल क्या होता है? तो किसी कण द्वारा किसी माध्यम में एक दोलन को पूरा होने में लगा समय उस तरंग का आवर्त काल कहलाता है। मतलब एक तरंग है, वो तरंग कितने दोलन 1 सेकेंड में कंप्लीट कर सकती है, वो उसका आवर्तकाल हो जाएगा। मान लिया किसी तरंग ने 1 सेकेंड में आधा ही दोलन कंप्लीट किया, तो उसकी फ्रीक्वेंसी 0.5 के समथिंग हो जाएगी, 0.5 हर्ट्ज। तो पर्टिकुलर 1 सेकेंड में कितना वो ऑसिलेशंस कंप्लीट कर रही है, वह उस तरंग की क्या कहलाएगी? आवर्तकाल या टाइम पीरियड कहलाएगा। अब इसे हम t से बताते हैं और इसको हम नापते किस में है?
सेकेंड में, मतलब इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी, सेकेंड हो जाएगी। ये इसका डायग्राम हो गया, ये इसकी यूनिट हो गई। अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक का नाम है इसी के अंतर्गत तरंग दैर्घ्य या वेव लेंथ। अब वेव लेंथ मतलब किसी वेव की लंबाई। तो वेव लेंथ क्या होती है, किसी कण द्वारा माध्यम में एक आवर्तकाल, कितना, एक आवर्तकाल में संपूर्ण तरंग द्वारा चली गई दूरी, उस तरंग की तरंगदैर्घ्य कहलाती है। अब इसे हम लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। व इसका मापन हम मीटर में करते हैं। इसकी यूनिट तो मीटर हो जाएगी। अब मान लिया एक आवर्तकाल में संपूर्ण तरंग द्वारा चली गई दूरी ही क्या है हमारी, उस तरंग की तरंगदैर्घ्य। एक आवर्तकाल में जितना भी तरंग हमारी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी वही उसकी क्या हो जाएगी, वेवलेंथ हो जाएगी। अब नेक्स्ट है तरंगदैर्घ्य व आवृत्ति एवं तरंग वेग के मध्य संबंध। अब ये जो क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में पूछा गया भी है दोस्तों, इसलिए इसे थोड़ा ध्यान से समझना। अब माना कोई तरंग है जिसका वेग कितना है, v है, तो हम मान लेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कुछ पैरामीटर्स ले लेते हैं। तो माना तरंग का वेग कितना हो गया, v हो गया, ये हो जाएगा मीटर बाय सेकेंड में। अब उस तरंग का आवर्तकाल कितना हो जाएगा, जो तरंग ट्रेवल कर रही है किसी मीडियम के अंदर, उस तरंग का आवर्तकाल हो जाएगा हमारे पास t। अब t को तो हम सेकेंड में नापते हैं, तो हो जाएगा सेकेंड। उस तरंग की आवृत्ति कितनी हो जाएगी, तो आवृत्ति हो जाएगी f। इसको भी हम किस में मापते हैं, सेकेंड इनवर्स में। अब नेक्स्ट क्या है, उस तरंग की तरंग दैर्घ्य को अभी मैंने बताया लैम्ब्डा में करेंगे मेजरमेंट, और इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर। अब तरंग दैर्घ्य की परिभाषा से क्या हो बताया था अभी कि लैम्ब्डा बराबर क्या हो जाएगा, तरंग द्वारा एक आवर्तकाल में चली गई दूरी। तो इसके अकॉर्डिंग लैम्ब्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इंटू टी। और हम जानते हैं t इक्वल टू क्या होता है, t आवर्तकाल होता है, तो t इक्वल टू हो जाता है 1/f। अब लैम्ब्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, v, t की जगह पे 1/f। इस f का मैं जब तिर्यक गुणा करूँगी लैम्ब्डा में, तो लैम्ब्डा गुणित f इक्वल टू v। तो यहाँ से मुझे एक संबंध प्राप्त हो गया, v इक्वल टू लैम्ब्डा गुणित f। अब v क्या बताया था, तरंग का वेग, v बताया था मैंने आपको तरंग का वेग, ठीक है। लैम्ब्डा क्या बताया था, तरंग दैर्घ्य, और f क्या है हमारी
आवृत्ति। तो अब इस प्रकार से हमें संबंध क्या मिला कि जो हमारा तरंग का वेग होता है वो किन दोनों फैक्टर का गुणनफल होगा, वो हो जाएगा तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति का। तो ये कुछ सिंपल सा न्यूमेरिकल था जो लास्ट ईयर के एग्ज़ाम में पूछा गया था पॉलिटेक्निक की। अब नेक्स्ट इसमें और ऐड करते हैं। आप लोगों ने ओमेगा के बारे में समझा होगा पहले। ओमेगा हमारा कहलाता है क्या, कोणीय वेग। बेसिकली इसकी परिभाषा बताई जाती है कि कोणीय विस्थापन में परिवर्तन के बटे समय क्या हो जाता है हमारा कोणीय वेग। पर इसकी एक और चीज़ है यहाँ पे, ओमेगा इक्वल टू होता है 2π/t, कि एक आवर्तकाल में जो हमारा एक कण है वो कितना चक्कर कंप्लीट कर लेता है, तो 2π चक्कर कंप्लीट कर लेता है। तो ओमेगा बराबर 2π/t भी होता है। तो एक रिलेशन ये आप याद रखना, ओमेगा इक्वल टू 2π/t। अब अगेन यहाँ से t इक्वल टू क्या होता है 1/f, तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2π/1/f। तो यहाँ से इसको और सिंपल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2πf। तो हमारे पास एक रिलेशन और क्या आ गया, ओमेगा इक्वल टू 2πf। तो अगर हमसे पूछा जाता है कि कोणीय वेग और जो आवर्तकाल होते हैं वे क्या होते हैं, तो वे एक दूसरे के कैसे होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। और इनका ये संबंध आप जरूर दोस्तों याद रखना, ओमेगा इक्वल टू होता है 2π/t। और नेक्स्ट आ जाता है हमारा जो कोणीय वेग और आवृत्ति के बीच में संबंध, तो ये हो जाता है हमारा ओमेगा इक्वल टू 2πf। तो ये कुछ ध्यान रखने योग्य बातें हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि ये बेसिक है और ये आपके आगे भी काम आएगा। इवन ये गवर्नमेंट एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। कभी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दे देते हैं और पूछते हैं कि कोणीय वेग कितना होगा, तो कभी टाइम पीरियड की वैल्यू दे देंगे आपको और पूछ लेंगे कि कोणीय वेग निकाल के बताओ, या फिर किसी क्वेश्चन में ओमेगा का वैल्यू दे देंगे और पूछ लेंगे कि आप टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी दोनों ही निकाल के बताओ। तो ये तो बहुत ही आसान है, क्योंकि इस रिलेशन से हम ओमेगा की हेल्प से t एंड f दोनों की ही वैल्यू बहुत इजीली निकाल सकते हैं। सो थैंक यू।